खबरों की तफसील। 5 रियासतों यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज ईसी करेगा। इलेक्शन कमीशन की 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6 से 8 जबकि पंजाब में 3 मरहलों में वोटिंग हो सकती है। मणिपुर में 2 जबकि गोवा और उत्तराखंड में एक मरहले में चुनाव हो सकता है। यूपी में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 17, मणिपुर में 60 और गोवा में असेंबली की 40 सीटें हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलेक्शन का इनेकाद कमीशन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। जराये के मुताबिक पोलिंग मराकज की तादाद में इजाफा किया जा सकता है ताकि वोटरों की तादाद को महदूद किया जा सके। इसके साथ साथ तशहीरी मुहिम, रोड शोज, जलसे और जुलूस के ताल्लुक से भी ज़ाब्तों का ऐलान किया जा सकता है। और यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अब बीजेपी के झूठ पर नहीं पड़ना। इलेक्शन में असल मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान होगा। संकल्प लेकर के जा इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो कई प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो आज सब मिलकर के संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ में नहीं फंसेंगे, उनकी नफरत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, महंगाई, रोजगार, उत्तर प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें, आज के समय पर कैसे रोजगार हो, कैसे नौकरी हो, उन्हीं मुद्दों पर लेकर के लगातार पार्टी का पक्ष हर प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करेंगे। ये संकल्प हमारी समाजवादी पार्टी के डिजिटल फोर्स ने लिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में यूपी में बच्चों का मेयारी अस्पताल कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के दौर में यूपी में कई मेडिकल कॉलेज कायम किए गए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सदैव उन्होंने बात इस मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। और आज मुझे यह बताते हुए कि जब हम लोग 2017 में आए थे उस समय हमारे सामने चैलेंज था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश के 12 यानी 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। 14 जनपद आज के दिन पर हमारे पास है जहां कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी 75 जनपदों में से हम लोग 61 जनपदों में मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेज के रूप में या तो बना चुके हैं या वर्तमान में हमारी वहां पे मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मैं यहां पर एक नई घोषणा यहां के लिए करना चाहता हूं, वह है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के बारे में। पीजीआई को सरकार एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी उपलब्ध कराएगी। लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएंगे और सरकार इस कार्यक्रम को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पीजीआई अपनी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा करके वर्तमान के साथ चले। वर्तमान का मतलब जो मैंने पहले भी कहा, अतीत की गौरवशाली उपलब्धियों को कम नहीं होने देना, लेकिन अपनी भावी योजनाएं। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बीजेपी काउंसलर सरबजीत कौर को मेयर के तौर पर मुंतखब किया गया है। बीजेपी को 14 वोट पड़े। आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को 13 वोट हासिल हुए जबकि 1 वोट ज़ाय हो गया। आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने मेयर के इंतखाब के तरीक़ेकार को लेकर हंगामा किया। वाज़ेह है कि नौमुंतखब मेयर सरबजीत कौर वार्ड नंबर 6 से नुमाइंदगी करती हैं।
जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वादी का मुल्क से जमीनी और फिजाई राब्ता मुनक़ते हो चुका है। रामबन और उधमपुर अजला में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तोदे खिसकाने से हजारों गाड़ियां दरमांदा हो चुकी हैं। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आवाजाही का सिलसिला भी मुतासिर है। कई फ्लाइट्स को मनसूख करना पड़ा है। कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ते है। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिराने का खदशा है। श्रीनगर में बर्फबारी रुक चुकी है, लेकिन सुबह से बर्फ हटाने का काम जारी है। बारामूला से बानेहाल के बीच रेल सर्विस बर्फबारी के नतीजे में बंद है। वादी के कई इलाकों में कल शाम से ही बिजली सप्लाई मुतासिर है। जम्मू खित्ते में दूसरे दिन भी बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में आखिरी इत्तलात मिलने तक बारिश का सिलसिला जारी था। बारिश और सर्द लहर ने पूरे इलाके में शदीद ठंड का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। बारिश के नतीजे में खित्ते के नदी नालों में सतह काफी बढ़ गई है। कल से जम्मू खित्ते में मौसम बेहतर होने की पेशगोई की गई है। वादी में गुज़िश्ता रोज शुरू हुई बर्फबारी का सिलसिला हनूज जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। सड़कों पे आमदोरफ्त बंद है। बिजली का निजाम दरहम बरहम है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब तक कई परवाजें मुअत्तल हो चुकी हैं। दीगर परवाजें भी काफी ताखीर से चल रही हैं। मुसाफिरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। भारी बर्फबारी के बाद वादी की वाहिद रेल सर्विस भी मुतासिर है। आज दिन भर के लिए रेल खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता शाम से जारी बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि कुछ देर कबल ये बर्फबारी रुकी थी, लेकिन अभी फिर से बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज भी अब तक की तमाम परवाजें मुअत्तल हुई है, वो कैंसिल हुई है, क्योंकि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से परवाजें मुअत्तल कर दी गई है। फिलहाल हम आपको बता दें, जो बर्फबारी की वजह से वादी की जो वाहिद रेल खिदमत है, बारामूला बानेहाल रेल खिदमत है, वो भी आज दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। अभी हम एयरपोर्ट पे मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये एयरपोर्ट का अहाता है। यहाँ पे दूसरी जानिब जाम लगा है। हालांकि वहाँ से जो मुसाफिर आए हैं, हमने कुछ से बात की, उनका यही कहना है कि उन्हें जो परवाजें कैंसिल हो रही है, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका ये भी कहना है जो अंदर एयरपोर्ट पे वो जाते हैं, एयरपोर्ट पे ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि शदीद ठंड भी है और अंदर बैठने के लिए भी उनका कोई इंतज़ाम नहीं है। उनका यही कहना है क्योंकि मौसमी सरमा वादी में हर साल आता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में इंतज़ामिया को चाहिए कुछ ठोस इकदाम करे ताकि मुसाफिर को ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फिलहाल जो बर्फबारी है वो फिर से शुरू हुई है। हालांकि हमने कुछ देर कबल डायरेक्टर एयरपोर्ट से बात की, उनका यही कहना था कि विजिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है और वहां से कुछ परवाजें आने वाली है, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह की विजिबिलिटी श्रीनगर एयरपोर्ट पर रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से कश्मीर और चिनाब जाने वाले मुसाफिर जम्मू में फंस कर रह गए हैं। लगातार बारिशों की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। इसके बाद से बहुत से मुसाफिर जिन्हें वापस वादी जाना था, जम्मू के बस स्टैंड और जम्मू के दीगर मुकामात पर ही रहने को मजबूर हैं। गरीब मुसाफिर जिनकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो न होने की वजह से वो बस स्टैंड में ही रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये तमाम लोग ज़्यादा कीमतों पर अशियाए खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें खरीदने पर मजबूर हैं। शदीद सर्दी में इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। बूढ़े मुसाफिर ज़्यादा परेशान हैं। इन तमाम मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई उनको देखने और उनकी तकालीफ कम करने नहीं आया। इस तरह उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी रिहाइश के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ और जब तक सड़क दोबारा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए नहीं खुल जाती, तब तक मुफ्त खाना इन्हें फराहम किया जाए। त्रेम दो श्रीनगर गसन जनाब वाद गई बंद वह खर्ची वर्ची ये कमी तंग गई बारिश जबरदस्त खानुक बहनुक बंदोबस्त कहीं पता है। अगर वहाँ पे श्रीनगर का नंबर ट्रैफिक वालों को मिलता है, उस गाड़ी को हज़ारों किलोमीटर वापस दौड़ा के वापस जम्मू भेजते हैं। लेकिन डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बहनाल तमाम रोडें ख़राब हो चुकी है। वहाँ के लोग जम्मू में इस वक्त दरबदर हैं। इन लोगों के जेबों में पैसे तक नहीं रहे हैं। ये बस स्टैंड में दरबदर हैं।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरे पास खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं। तमाम आम जनता की भी यही हालत है, खस्ता हालत है। तो हम यही इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप जल्दी से जल्दी इन लोगों का जो जा तो नहीं सकते हैं, वो हमें भी नज़र आ रहा है कि रोड आगे ख़राब है श्रीनगर वाला, तो इनका कोई इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि बहुत जनता जो है यहाँ जम्मू बस स्टैंड में दर-बदर है, भूखे प्यासे लोग हैं और यहाँ रहने के लिए महंगाई सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा मुल्क में देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 40,895 अफराद सेहतियाब हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 285 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव की यौमिया शरह 9.28% है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,72,169 है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के मजमूई मामले 3,072 हो गए हैं। इनमें से 1,203 लोग शिफायाब हो चुके हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बीकेसी कोविड सेंटर के डीन से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने वहां के इंतजामात को लेकर खास बातचीत की। कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए बीएमसी की तरफ से कई इंतजाम भी किए गए हैं। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा के कोविड सेंटर में हूँ। ये सबसे बड़ा कोविड सेंटर माना जाता है। यहाँ पे कई तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के डीन डॉक्टर राजेश दरे जी है। सर, ये बताइए कि ये कोविड सेंटर सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं खास करके मरीजों के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया का सबसे पहला ट्रांजिट हॉस्पिटल जो है वो बीकेसी जंबो फैसिलिटी है और ट्रांजिट हॉस्पिटल कैटेगरी में ये सबसे लार्जेस्ट है। 1 तारीख से हमने पूरे 2,328 बेड एक्टिवेट कर चुके हैं और 1 तारीख से अभी तक आज तक हमारे 920 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, जिसमें 640 पेशेंट ये नॉन O2 है और 240 पेशेंट ये O2 है। और लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ की कैपेसिटी कितनी है? पिछले कुछ घंटों में जो मरीज है उनकी संख्या जैसे 600 से अभी आपने बताया 900 के करीब पहुँच गई, तो इंतजाम क्या, अगर लगातार बढ़ते रहे तो क्या इंतजाम है? लगातार बढ़ते गए तो पूरा 2,500 बेड हमारा एक्टिवेटेड है। 2,500 बेड फुल होने तक कोई दिक्कत नहीं है और डिस्चार्ज प्रोसेस भी प्रोटोकॉल से हम जल्दी कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर पेशेंट ये नॉन O2 रिक्वायरमेंट के हैं, इसलिए उनका डिस्चार्ज जो है प्रोटोकॉल से 7th डे या 6th डे में नेगेटिव आने के बाद ये सिम्टोमेटिक है तो कर रहे। तो डिस्चार्ज और एडमिशन इसमें अगर ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है तो कितने भी पेशेंट आए तो उनको मेंटेन करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, जैसे हमने सेकेंड वेव में की थी। काफ़ी सवाल, क्या सजेशन देंगे आप लोगों को कि बचा जा सके, किस तरह से कोविड से बचा जा सकता है, खास करके रहन सहन और खान पान में? लोगों को एक ही सलाह है और रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, गवर्नमेंट जो आदेश दे रही है, इंस्ट्रक्शन उसे पालिए। बिना वजह घर के बाहर मत निकलिए, बाहर निकले तो भी N95 या सर्जिकल मास्क ये डालिए। कृपया करके वो डिज़ाइनर मास्क, कपड़े के मास्क जो है वो मत डालिए। और जिन का भी गलती से वैक्सीनेशन रह चुका है, नज़दीक के सेंटर पे जाके वैक्सीन ले लीजिए या बीकेसी में भी आ सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डोसेस अवेलेबल है। डॉक्टर राजेश दरे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी लोगों को इस पूरे माहौल में बचना चाहिए क्योंकि जो नंबर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई से संतोष डिस्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 1,319 नए मरीज सामने आए हैं। एमपी के मुख्तलिफ शहरों में 1 दर्जन से ज्यादा महकमा पुलिस के एहलकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच सख्ती को बढ़ाते हुए पुलिस चेकिंग को भी तेज किया गया है। राजधानी भोपाल में पुलिस के जरिए पिछले 24 घंटों में मास्क न लगाने वालों से 1,21,000 रुपया चालान के तौर पर वसूल किया गया। हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए अब बिना मास्क के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल न देने का भी फैसला किया।
हमारे 13 जवान पुलिस के संक्रमित हुए हैं। इनमें से 6 ग्वालियर में, 1 दतिया में, इस तरह से कुल 13 जवान हमारे संक्रमित हुए हैं। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। मास्क की जुर्माने की राशि के ये सभी के सख्ती पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो पूरे मुल्क की तरह मध्य प्रदेश में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सख्तियों का निफाज बेहद जरूरी है और इनको लागू भी किया जा रहा है, क्या कुछ तफसीलात? है ना, मध्य प्रदेश में अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो यौमिया तौर पर 1000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तमाम हिदायत के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं। आप हम देख रहे हैं कि भोपाल का सबसे बिजी रोड है, यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं जो मास्क को नहीं लगा रहे हैं। हालांकि जो हुकूमत की तरफ से बार बार हिदायत दी जा रही है और हिदायत इस बात को लेकर दी जा रही है कि लोग जो है बेदार रहे, वो खुद भी महफूज रहे और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी महफूज रखें। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो चाहे हम कल की बात करें, आज की बात करें या परसों की बात करें, यौमिया तौर पर 1 लाख से ज़्यादा जो है लोग जो है चालान की वसूली की गई, लेकिन इस पर बहुत सारी नाराजगी भी देखने की मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जब आप लोग जो है देख रहे हैं कि चालान तो काटा जा रहा है लेकिन मास्क तकसीम नहीं किए जा रहे। जी हाँ, ये कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से देश में और प्रदेश में फैल रही है और मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से जो है वज़ीर आज़म हिंद और अहले हिंद के लिए खैर की दुआ करता हूँ। ये जो चालान काटने का सिलसिला है, दरअसल जब मामले बढ़े तो सरकार ने इसको थोड़े से एहतियाती कदम उठाने के लिए ये चालानी कार्रवाई शुरू की है ताकि लोग एहतियात बरतें और मास्क वगैरह लगाएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए। ये यकीनी तौर पर मास्क लगाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हुकूमत ने जो मास्क लगाने के लिए बाध्यता कर रहे हैं या जिस तरह की समझाइश का एक मौका है, ये समझाइश दी जाना चाहिए, लेकिन ये समझाइश की बजाय दबाव ज़्यादा हो रहा है और किसी तरह से मतलब अगर चालान बना भी रहे हैं तो चालान बनाने के साथ अगर वो एक 10 रुपए का सख्ती जरूरी है और ये आवाम की भलाई के लिए ही है। मेहताब आलम, आपका और आपके साथ दो जो खास मेहमान रहे उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। अनंतनाग से अहम खबर। अनंतनाग में 10 पीडीपी कारकुनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीडीपी कारकुनों पर कोविड ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी का इल्जाम है। कल मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा अनंतनाग में रैली का इनेकाद किया गया था। अब्दुल रहमान वीरी, मोहम्मद सरताज मदनी, शेख जावेद समेत दीगर लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ पीडीपी के लिए ही कोविड ज़ाब्ता है, जबकि बीजेपी के लिए खुली छूट है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।